हमारी आज की कहानी है घर की दहलीज। हेलो। हाँ बेटी प्रिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा बेटी, इस बार रक्षाबंधन पर यहाँ आओगी तो पूरे एक सप्ताह की तैयारी करके आना। कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। देखने को तरस गई हूँ अपनी बेटी को। प्रिया की माँ सविता जी ने कहा तो प्रिया बोली, लेकिन माँ, भाभी भी तो अपने मायके जा रही होगी ना, राखी बांधने। अरे नहीं बेटा, वो तो राखी पर मायके जाने को कह रही थी, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया। अब तू तो जानती है मेरे घुटने ज्यादा काम नहीं करते। घर का सारा काम कौन करेगा, मुझसे तो नहीं होता। हाँ माँ, ये बात तो है। अब इस उम्र में आप कहाँ इतना काम कर पाएंगी। प्रिया अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी कि तभी प्रिया के कानों में एक कड़कती हुई आवाज आई। प्रिया, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटी, किसकी आवाज है? माँ, मुझे लगता है कि आज प्रकाश ऑफिस से जल्दी आ गए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए प्रिया ने फोन रख दिया। प्रिया, तुम्हें मालूम है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी घर का काम करने की बजाय तुम यहाँ कमरे में बैठी हो। उधर माँ अकेले ही सारे कपड़े धो रही हैं। कुछ तो ख्याल किया करो। माँ ब्लड प्रेशर की मरीज हैं और अब उनकी उम्र भी हो चली है। अरे तो क्या हुआ, सारा दिन मैं भी तो काम करती हूँ। थक गई थी तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई, प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, एक कप चाय बना दो, आज बहुत सिर दर्द हो रहा है, प्रकाश ने कहा तो प्रिया चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। करीब 1 वर्ष पहले जानकी जी प्रिया को अपने बड़े बेटे प्रकाश की पत्नी और अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। छोटा बेटा पवन अभी कुंवारा था। प्रकाश के सामने तो प्रिया काम करने का दिखावा किया करती थी और उसके ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ से फोन पर बात करने बैठ जाती थी। घर में बर्तन और साफ सफाई के लिए काम वाली बाई लगी हुई थी, परंतु इसके अतिरिक्त घर का बाकी सारा काम जानकी जी को ही करना पड़ता था। जब भी जानकी जी उसे काम में मदद करने के लिए आवाज लगाती तो प्रिया कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। अभी बचपना है, ये सोचकर जानकी जी भी शुरू शुरू में उसे ज्यादा काम करने को नहीं कहती थी, लेकिन शादी के 1 वर्ष बाद भी प्रिया ने किसी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो जानकी जी ने उसे समझाना चाहा। देखो बेटा, अब अपने मायके से ध्यान हटाकर ससुराल की जिम्मेवारियों को समझो। इतना कहने की देर थी कि प्रिया ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर प्रकाश और प्रिया के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। उसके बाद जानकी जी ने प्रिया को कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। प्रिया दिन भर फोन पर कभी अपनी माँ से तो कभी सहेलियों से बातें करती, अपनी मर्जी मुताबिक रहती। बस अपने पति प्रकाश के घर लौटने के समय पर रसोई घर में जाकर थोड़ा बहुत काम करने का दिखावा करने लगती थी। आज प्रकाश जल्दी आ गया तो अपनी माँ को इस तरह काम करते देख वो प्रिया पर भड़क उठा था। प्रिया अपने पति प्रकाश के लिए रसोई घर में चाय बनाने गई, तभी अचानक आंगन से उसके सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ माँ? प्रकाश दौड़ता हुआ आया तो देखा कि उसकी माँ जानकी जी फर्श पर फिसलकर गिर गई थी। उनसे उठा नहीं जा रहा था। प्रकाश ने प्रिया को आवाज दी और जानकी जी को सहारा देते हुए कमरे में ले गया। जानकी जी को पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। भगवान का शुक्र है, हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, लेकिन पैर में मोच आई है, जिस कारण उन्हें इतना दर्द हो रहा है। अभी आपकी माता जी को कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, डॉक्टर ने बताया तो प्रकाश की सांस में सांस आई। वे लोग जानकी जी को घर ले आए। प्रिया, डॉक्टर ने माँ को 1 सप्ताह बिस्तर से उठने को भी मना किया है, इसलिए तुम्हें माँ का खास ख्याल रखना है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रकाश ने प्रिया को हिदायत दी तो प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। आज इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। क्या बताऊं माँ, जब से मेरी सास
बिस्तर पर पड़ी है। मेरे तो सर पर मुसीबत पड़ गई है। सारा दिन काम करते करते बुरी तरह थक जाती हूँ। पूरे 3 दिन हो गए, ना जाने कब उठने का नाम लेगी बिस्तर से। प्रिया ने अपनी माँ सविता जी से फोन पर कहा तो वो बोली, बेटी मुझे तो लगता है तेरी सास को कोई चोट वोट लगी ही नहीं, यूं ही नाटक किए बिस्तर पर पड़ी है। तुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे उन्हें यूं ही खिलाती रहेगी तो फिर तो तेरी सास बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ माँ, बात तो आप ठीक कह रही हो। मैंने तो आज किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। अब सोचती हूँ कि चली ही जाऊं। पीछे सासू माँ अपने आप देख लेंगी। ठीक है माँ, अब फोन रखती हूँ। पार्टी से आने के बाद बात करूंगी। घर का काम छोड़कर प्रिया शाम के समय पार्टी में चली गई। उसे लगा था कि प्रकाश को आने में अभी बहुत वक्त है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहा कि 3 दिन बाद डॉक्टर ने जानकी जी को फिर से दिखाने को कहा था। माँ को अस्पताल ले जाने के लिए प्रकाश जब घर आया तो देखा कि उसकी माँ धीमे कदमों से चलकर रसोई घर में जा रही थी। ये क्या माँ, कोई काम था तो प्रिया को कह देती। नहीं बेटा, बस गला सूख रहा था, इसलिए पानी पीने के लिए उठी थी, जानकी जी ने कहा। तभी गेट खुलने की आवाज आई। कंधे पर पर्स लटकाए हाई हील से टक टक की आवाज करती प्रिया घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने प्रकाश को खड़े देखकर उसकी हवाइयां उड़ गई। प्रिया, ये तुम कहाँ से आ रही हो? प्रकाश ने पूछा तो प्रिया सक पकाते हुए बोली, वो मैं किटी पार्टी में। उसके इतना कहने की देर थी कि प्रकाश गुस्से से उबल पड़ा। क्या, माँ को इस हालत में छोड़कर तुम किटी पार्टी पर चली गई थी? तो क्या हुआ, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। प्रिया की बात सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए प्रकाश अपनी माँ के कमरे में जाने लगा। तभी प्रकाश का छोटा भाई पवन ऑफिस से घर लौटा और बोला, भाभी बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना ला दो। तभी प्रिया बेशर्मी से बोली, ये हुक्म किसी और पर चलाना, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम लोगों की सेवा में लगी रहूं। ये बात सुनकर प्रिया का देवर पवन हक्का बक्का रह गया। वहीं कमरे में जाते प्रकाश के कानों में ये बात पड़ी तो उसका खून खोल उठा। वो उसी समय प्रिया के पास आया और खींचकर 2 तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए। बदतमीज, मेरी चुप्पी का ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आए तुम वो बोलती जाओ। ये क्या कर रहे हो भैया? पवन ने अपने भाई प्रकाश का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। जेल की सलाखों के पीछे ना भिजवाया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। आंखों में आंसू लिए प्रिया बोली और पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन लगा दिया। इधर जानकी जी ने प्रकाश से कहा, बेटा रोक ले बहू को, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे जो करना है करने दो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हमें जाना है। कहते हुए प्रकाश ने जानकी जी को सहारा दिया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। इधर सविता जी के पास प्रिया का फोन आया तो वो बोली, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, तू जल्दी से फोन रख और अपना बैग तैयार कर, मैं अभी तुझे लेने के लिए वहां पहुंच रही हूँ। मीरा बहू, मैं प्रिया को लेने जा रही हूँ, समझते क्या है वो लोग अपने आप को। ऐसा कहकर सविता जी घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में सविता जी के पति मोहन लाल जी अपने बेटे मुकेश के साथ दुकान से घर वापस आए तो यहाँ वहां देखते हुए मीरा से बोले, बहू सविता कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? जी बाबूजी, माँ जी प्रिया को लेने गई हैं। ये सुनकर मोहन लाल जी बोले, प्रिया को लेने गई है? अच्छा, रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए लेने गई होगी। नहीं बाबूजी, प्रिया का फोन आया था, शायद उनके घर में फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया है। ये सुनकर मोहन लाल जी और मुकेश दोनों चिंता में पड़ गए। फिर मुकेश बोला, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम
ये तो पता करना चाहिए था कि गलती किसकी है। तो मोहनलाल जी ने कहा, लेकिन बेटा, अपनी बेटी को परेशानी में देखकर रहा भी तो नहीं जाता ना। कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो मामला शांत हो जाएगा। ऐसा कहकर वो हाथ मुंह धोने चले गए। फिर मुकेश बोला, माँ भी हद करती है। उन लोगों के बीच लड़ाई हुई नहीं कि माँ तो जैसे तैयार बैठी थी प्रिया को घर लाने के लिए, और जब सारी बात सुनेंगे तो गलती प्रिया की ही निकल कर आएगी। ये तो है, माँ जी को उसकी गलती नजर ही नहीं आती। चलो छोड़ो, आप ज्यादा चिंता मत करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर मीरा रसोई घर में खाना पकाने चली गई। करीब 2 घंटे के बाद सविता जी अपनी बेटी प्रिया को लेकर घर पहुंची। उस समय मोहनलाल जी बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ और आप चैन की नींद सो रहे हैं, सविता जी गुस्से से बोली। तो मोहनलाल जी की नींद खुल गई। अरे प्रिया बेटी, तुम आ गई, आओ बैठो। लेकिन सविता, तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? मोहनलाल जी ने पूछा। तो सविता जी बोली, एक जरूरी काम और निपटाना था, बस वही करने में समय लग गया। जरूरी काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम था? मोहनलाल जी ने पूछा। तो प्रिया बात पलटते हुए बोली, बाबूजी, आपको तो अपनी बेटी की चिंता ही नहीं है। ये तो मेरी माँ है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। फिर सविता जी बोली, बेटी, मेरे रहते तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तू यहाँ पर आराम से रह। कोई काम करने का दिल करे तो करना, नहीं तो मत करना। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। फिर मोहनलाल जी बोले, अरे, हमने अपनी बेटी की शादी की है, बेचा नहीं है। अपनी बेटी की 2 रोटी हमें क्यों भारी लगेंगी? हाँ बेटी, तू यहीं बैठ, मैं तेरी भाभी को चाय नाश्ता लेकर आने को कहती हूँ, सविता जी ने कहा। तो प्रिया बोली, माँ, मैं भी अंदर आ रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी। मोहनलाल जी की बुजुर्ग अम्मा आंगन के कोने में बिछी कुर्सी पर बैठे हुए सब देख रही थी। सविता जी और प्रिया के अंदर जाने के बाद उन्होंने मोहनलाल जी को अपने पास बुलाया और बोली, देख मोहन, ये जो कुछ हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा। बेटी को इतनी शय देना अच्छी बात नहीं है। मैं सविता बहू को कुछ कहूंगी तो वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ेगी, इसलिए तू ही उसे समझा। हाँ अम्मा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कहकर मोहनलाल जी कमरे में चले गए। प्रिया के लिए चाय लेकर जब उसकी भाभी मीरा कमरे में आई तो उसके पास बैठते हुए बोली, प्रिया, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? क्या बताऊं भाभी, ऐसी सास तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। ना जाने मेरी पीठ पीछे मेरे पति को क्या पट्टी पड़ाती हैं कि वो तो ऑफिस से आते ही मुझ पर भड़क जाते हैं, मेरे साथ मारपीट करने लगते हैं। उन्हें तो सिर्फ मुझ में कमियां ही कमियां नजर आती हैं। दुख और परेशानी नजर आती है तो सिर्फ अपनी माँ की। अरे प्रिया, लेकिन छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए था। अपने पति को प्यार से समझाती तो वो जरूर समझते। अरे भाभी, आपको क्या लगता है, क्या मैं अपना घर बसाना नहीं चाहती? वही मुझे समझने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं? भाभी, मुकेश भैया तो बहुत अच्छे हैं जो तुमसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई बात नहीं प्रिया, तेरे भैया उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, मीरा ने कहा। तो प्रिया बोली, भाभी, ये तो मैं हूँ जो उन लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर ऐसी सास और ऐसा पति तुम्हें मिल जाते तो तुम तो उन्हें 2 दिन भी ना झेल पाती। तो मीरा बोली, नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। अपना घर बसाने के लिए अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं होता। और कितना झुकूं भाभी, अब तुम ही देखो, मेरी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, और वहाँ मेरी सास है जो मेरे पति को मेरे खिलाफ उकसाती है। दूसरों को समझाना तो बहुत आसान है, जब खुद पर बीतती है
पता तो तब चलता है। प्रिया ने कहा तो मीरा चुप रह गई। वो समझ गई थी कि प्रिया कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, मैं खाना बनाने जाती हूँ, कहते हुए मीरा वहां से उठ गई। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर मीरा ने रसोई घर में सारे पकवान बनाकर रख दिए। प्रिया ने अपने भाई मुकेश को राखी बांधी तो मुकेश पहले खाना खाकर अपने पिता मोहन लाल जी के साथ दुकान पर निकल गया। फिर मीरा सविता जी और प्रिया को खाना देकर रसोई घर में बर्तन साफ करने चली गई तो सविता जी अपनी बेटी प्रिया से बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था ना, मायके में रहते हुए तुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। सुकून से बैठकर खाना खा और आराम कर। उधर प्रिया के ससुराल में प्रकाश के पास फोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर प्रकाश बोल रहे हैं? मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ। आपके खिलाफ एक शिकायत आई है, जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। ये सुनकर प्रकाश की हैरानी का ठिकाना ना रहा। जानकी जी भी परेशान हो गई। प्रकाश थाने जाकर आया तो जानकी जी ने पूछा, पुलिस वालों ने क्या कहा बेटा? तो प्रकाश हताशा भरे स्वर में बोला, कहना क्या था, प्रिया और उसके घर वालों ने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और ये भी कहा है कि दहेज को लेकर हम लोग आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। क्या? लेकिन बेटा, हमने तो कभी दहेज का जिक्र तक नहीं किया, जानकी जी ने कहा तो प्रकाश बोला, हाँ माँ, प्रिया और उसके घर वाले दहेज के नाम पर हमें झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। बेटा, मैं तो कहती हूँ एक बार चलकर उनसे बात करते हैं, बात ऐसे ही सुलझ जाए तो ही अच्छा है। नहीं माँ, मैं उन लोगों के सामने नहीं झुकूंगा, प्रकाश ने कहा तो उसका भाई पवन बोला, माँ की बात बिल्कुल सही है भैया, अगर कोर्ट केस में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज शाम को चलते हैं और आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। प्रकाश को ये बात ठीक लगी। उधर प्रिया के मायके में जब शाम को मोहनलाल जी घर लौटे तो प्रिया ड्राइंग रूम में बैठी हुई टीवी देख रही थी। अम्मा जी भी वहीं बैठी थी। अपनी बेटी के पास बैठते हुए मोहनलाल जी बोले, बेटी, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग प्यार से ये मामला सुलझा लो तो ही अच्छा है। तो प्रिया बोली, नहीं बाबूजी, मेरी सासू माँ दिन भर बैठकर आराम करे और मैं कोल्हू के बैल की तरह पिसती रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो मोहनलाल जी बोले, लेकिन बेटी, घर का काम करने में बुराई ही क्या है? तभी सविता जी वहां आ गई और पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारी बेटी उस नर्क में जाकर घुट घुट कर जीती रहे। ये सुनकर अम्मा से रहा नहीं गया तो वो बोली, अरे सविता बहू, तुम किस बात को कहाँ ले जाती हो? मोहन ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि मिलजुल कर रहने से बड़ा सुख और कोई नहीं है। अम्मा, ये हमारी बेटी का मामला है, इसलिए आप तो अपना मुंह बंद ही रखो। जो दो रोटी मिलती है चुप करके खाओ और राम का नाम जपो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मीरा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने प्रकाश अपनी माँ के साथ खड़ा था। मीरा ने जानकी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें अंदर लेकर आई। मोहनलाल जी ने उन्हें बैठने को कहा। तभी सविता जी आंखें दिखाती हुई बोली, बहन जी, जब आपको मेरी बेटी फूटी आंख नहीं सुहाती तो फिर यहाँ करने क्या आई हैं आप? तो जानकी जी ने विनम्रता से कहा, देखिए बहन जी, आराम से बैठकर बात करते हैं, तभी तो कोई हल निकलेगा। हमें भी तो पता चले आखिर हमसे ऐसा क्या कसूर हो गया जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। ये बात सुनकर प्रिया तपाक से बोली, अरे नहीं नहीं, कसूर आपका थोड़ी ना है, कसूर तो मेरा है। एक काम करो, अपने बेटे को कहो मुझे तलाक दे दे, ताकि आप भी आराम से रहो और मेरा भी पीछा छूटे। प्रिया, ये तुम अपनी सास से किस तरीके से बात कर रही हो? मोहनलाल जी ने कहा तो सविता जी बोली, और कैसे बात करें इन लोगों के साथ? हमारी बेटी को इतना परेशान करके रखा है तो क्या उनकी आरती उतारेंगे हम? तभी प्रकाश अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ जी,
किसने किसको परेशान कर रखा है ये तो हम ही जानते हैं। ऊपर से आप लोगों ने ही हमारे खिलाफ दहेज की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। ये बात सुनकर मोहनलाल जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उधर मीरा और मुकेश भी हक्के बक्के खड़े थे। किसी को इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन हमने तो कोई शिकायत नहीं की। मोहनलाल जी ने कहा तो सविता जी बोली, शिकायत मैंने की है। मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की। तभी मीरा सबके लिए चाय बनाकर ले आई तो जानकी जी ने कहा, भाई साहब, बहू तो आपके घर में भी है, क्या वो अपने ससुराल की जिम्मेवारियां नहीं संभालती? अगर हम अपनी बहू से यही अपेक्षा रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? इस पर जो बातें उसने हमें सुनाई उसे हम तो क्या, कोई भी सहन नहीं करेगा। तो सविता जी ने कहा, अरे मैंने तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखा हुआ है, लेकिन आपने तो कभी प्रिया को अपनी बेटी समझा ही नहीं। तो जानकी जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है बहन जी, सारी गलती मेरी है। अब आप बच्चों का घर बस जाने दीजिए, हमारी बहू को हमारे साथ भेज दीजिए। बहन जी, चाहते तो हम भी यही हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहे। अभी मोहनलाल जी बोल ही रहे थे कि सविता जी उनकी बात काटते हुए बोली, अरे लेकिन आप बसने कहाँ देती हैं मेरी बेटी को? आपके कहने पर ही प्रकाश उसे हर रोज मारता पीटता है। तो जानकी जी ने कहा, मेरे बेटे ने प्रिया पर सिर्फ एक बार हाथ उठाया है, और वो भी तब जब उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी से। तभी मोहनलाल जी बोले, सविता, तू मैं तो सभी घरों में होती है। प्रिया को उसके ससुराल वाले लेने आए हैं तो उसे उनके साथ भेजना ही ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, बेटी का घर बसाने में ही समझदारी है, मीरा ने कहा। तो सविता जी बोली, अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके एक गलती तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब उसे दोबारा उस घर में भेजकर मैं दूसरी गलती नहीं करूंगी। और बहन जी, आप जिस मुंह से यहाँ आए हो उसी मुंह से वापस चले जाओ। मैं अपनी बेटी आपके साथ हरगिज नहीं भेजूंगी। मुकेश ने भी अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन ना तो सविता जी मानी और ना ही प्रिया जाने को तैयार थी। ये सब सुनकर प्रकाश बोला, बस माँ, अब यहाँ खड़े रहकर हम लोग अपनी और बेइज्जती नहीं करवाएंगे। अभी के अभी यहाँ से चलो। जाते जाते जानकी जी ने मोहनलाल जी से कहा, भाई साहब, मैं तो ये सोचकर आई थी कि अब आप ही इस बात का कोई हल निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई आपकी ही सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारी क्या सुनेंगे? हो सके तो पुलिस में की गई झूठी शिकायत वापस ले लीजिएगा। अच्छा, चलते हैं। अरे नहीं बहन जी, बैठकर बात करते हैं, मोहनलाल जी ने कहा। लेकिन प्रकाश जानकी जी को लेकर वापस चला गया। फिर मोहनलाल जी अपनी पत्नी से बोले, थाने में जो शिकायत तुमने की है उसे अभी के अभी जाकर वापस लो। अरे मुझे जो करना है मैं देख लूंगी, आप अपना काम करो। सविता, मुझे नहीं लगता तुम अपनी बेटी का घर बसने दोगी। वो लोग तो प्रिया को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण बनी बनाई बात बिगड़ गई। तभी मुकेश प्रिया से बोला, प्रिया, एक बात सच सच बताना, क्या प्रकाश तुझे दहेज के लिए मारता पीटता है? क्यों भाई, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? प्रिया ने कहा। तो सविता जी बोली, इन सब बातों के लिए घर के बड़े बैठे हैं, तुझे इसमें पंचायती करने की जरूरत नहीं है। माँ, घर के बड़े अगर संभाल सकते तो बात को संभाल लेते और प्रिया को उसके ससुराल वालों के साथ भेज देते। फिर प्रिया बोली, बाबूजी, आप सब लोग मिलकर मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते? आपकी भी परेशानी दूर होगी और मेरे ससुराल वालों की भी। सबने मिलकर बस मुझे भेजने की ही रट लगाई हुई है। एक माँ है जो मुझे समझती है। तो मीरा ने कहा, प्रिया, हम तुम्हारे घर के लोग हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम खुद ही सोचो, हमेशा के लिए मायके में तो नहीं रहा जा सकता ना। अरे भाभी, आपको अच्छा घर मिल गया है,
तभी आपके मुंह में जबान आ गई है, प्रिया ने कहा तो सविता जी गुस्से से बोली, बहू अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मैं सब जानती हूँ, तुम जाकर रसोई का काम करो। मीरा रसोई घर में चली गई और मुकेश और मोहनलाल जी भी किसी काम से बाहर चले गए। तो सविता जी बोली, बेटी मेरी एक बात सुन ले, मेरे रहते हुए तो तेरी भाभी तुझे कुछ कहने से रही, और अगर घर में किसी ने भी तुझे कुछ कहा तो उसे तो मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। तो प्रिया आंखों में आंसू लिए बोली, माँ इस घर का कोई भी सदस्य मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है, सब मुझे भेजने पर तुले हुए हैं। तो सविता जी ने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ आराम से रह, मैं तेरी भाभी को देसी घी का हलवा बनाने को कहती हूँ, आराम से बैठकर खाएंगे। हाँ माँ, सब लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, तुम जल्दी से हलवा बनवा कर ले आओ। कहते हुए प्रिया सोफे पर लेट गई। एक सप्ताह बीत चुका था। प्रिया की भाभी मीरा अपने कमरे में बैठी थी। तभी मुकेश कमरे में आया और बोला, समझ नहीं आता कैसे सुलझेगी ये समस्या। तो मीरा बोली, मैं तो कहती हूँ प्रिया को जितनी जल्दी उसके घर भेज दो उतना ही अच्छा होगा। अरे मीरा, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि वो समय से अपने घर चली जाए। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों में भी जब ये बात पता चलेगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मुकेश ने कहा तो मीरा बोली, लेकिन माँ जी को तो ये बात समझ में नहीं आती। उस दिन जब प्रिया के ससुराल वाले घर आए थे तो उनकी बात सुनकर भी प्रिया की ही गलती नजर आ रही थी। अरे मीरा, गलती तो सारी प्रिया की ही है। शादी से पहले पूरे 23 साल वो इस घर में रही है, क्या मैं उसके स्वभाव को नहीं जानता? फिर मीरा बोली, फिर भी माँ जी तो हमेशा उसकी ही तरफदारी करती हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर में ही झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। प्रिया तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, खाना खाती है तो थाली सरका देती है, पानी का गिलास तक खुद भरकर नहीं पीती। माँ मुझे ऑर्डर करती है और मैं उसे पानी लाकर देती हूँ। अब घर में सदस्य बढ़ेंगे तो क्या काम नहीं बढ़ेगा? सारा दिन घर का काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ। अब मैं अगर उसे घर की साफ सफाई में मदद करने को कहती हूँ तो मना कर देती है। रोटी या सब्जी बनाने को कहती हूँ तो भी मना कर देती है, और ऊपर से कहती है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम ही करो। अरे मीरा, इसी बात का तो रोना है, उससे कोई काम तो किया नहीं जाता, ये तो उसे माँ ने सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो अब तक मैं ही उसकी अकल ठिकाने लगा देता। देखिए जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो दुनिया तमाशा देखेगी। वो तो छोटी छोटी बातों पर क्लेश करने लगती है। माँ, भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई, ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। बताओ मैं क्या करूं? मेरी जगह अगर कोई और होती तो अब तक इस घर में क्लेश खड़ा कर देती। मैं तो फिर भी चुप हूँ। अरे मीरा, वो तो मैं भी जानता हूँ। फिर मीरा ने कहा, अगर यही बात मैं उससे कहूंगी तो उल्टा ये जवाब देगी कि वो तो मेरी माँ इतनी अच्छी है जो तेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन ये बात उसे समझ में नहीं आती कि अच्छा भी अच्छों के साथ ही बना जाता है। मैं तो शर्म लिहाज के कारण चुप हूँ ताकि झगड़ा और ना बढ़े। नहीं मीरा, तुम तो कुछ मत ही बोलना, नहीं तो माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे तभी तो कहती हूँ कि आप उसे प्यार से समझा दो ताकि वो शांति से अपने घर चली जाए। ठीक है, मैं प्रिया से बात करता हूँ, तुम अपना काम निपटा लो। कहते हुए मुकेश अपने कमरे से बाहर आया तो देखा प्रिया अकेली बैठी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उसके पास बैठते हुए मुकेश बोला, प्रिया आगे का क्या सोचा है तुमने? तो प्रिया गुस्से से बोली, भाई मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं बैठूंगी, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगी। शर्त? कैसी शर्त? प्रकाश ने हैरानी से पूछा। तो प्रिया बोली, मैं अपने पति प्रकाश के साथ
अलग रहना चाहती हूँ। तो मुकेश ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, घर में कुल मिलाकर तुम 4 लोग हो और उसमें भी तुम्हें बंटवारा चाहिए। क्यों भाई, 4 लोगों का काम क्या कम होता है? एक मेरी सास है जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है और दूसरा वो देवर जिसकी शादी करने का भी वो नाम नहीं ले रहे। उसकी शादी हो तो मेरा भी काम कुछ कम हो जाए। अरे प्रिया, वो चिंता उन लोगों की है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि 4 लोगों में बंटवारा करने की बात मैं तो नहीं करूंगा। तो ठीक है, अगर बंटवारा नहीं होगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होता। उसी समय सविता जी वहां आई और बैठते हुए बोली, क्या बात हो रही है भाई बहन में? तो प्रिया बोली, बात क्या होगी, मुझे कहते हैं कि अपने ससुराल वापस चली जा। हे भगवान, जिसे देखो इसे ससुराल भेजने की रट लगाए बैठा है। अगर अपने मायके आकर बैठी है तो ऐसा भी क्या गुनाह हो गया उससे? मेरी बेटी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? सविता जी ने कहा। तो मुकेश बोला, माँ, अभी तो तुम उसे शय दे रही हो, लेकिन बाद में तुम ही पछताओगी। माँ, मैं तो एक काम करती हूँ, मैं चुप करके अपने ससुराल चली जाती हूँ। मुझे परेशान करेंगे तो मैं सहन कर लूंगी, और अगर सहन ना हुआ तो कहीं जाकर मर जाऊंगी। कम से कम इन लोगों को तो शांति मिल जाएगी ना। प्रिया ने कहा। तो मुकेश बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन लोगों को, कोई तुझे कुछ नहीं कहता, अगर तू अपनी जबान कम चलाए और घर की जिम्मेदारियां संभाले तो। देख लिया माँ, मेरे मायके वाले ही मेरे दुश्मन हुए बैठे हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए प्रिया बोली। तो सविता जी ने कहा, जिसको तेरे यहाँ रहने से परेशानी है वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। और मुकेश, तू दिन रात उठते बैठते क्या तुझे एक ही काम है? अभी उसके माँ बाप जिंदा है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो उसका भला चाहता था, अगर कोई समझने को तैयार ही नहीं है तो फिर करो जो मर्जी, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा, कहकर मुकेश वहां से उठ गया। मीरा वहीं पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। फिर सविता जी बोली, एक ये घर के लोग हैं और दूसरा हमारी पड़ोसने, जो मुझसे पूछती हैं, सविता बेटी घर कब जाएगी? ससुराल वाले इतने इतने दिन बेटी को कैसे भेज देते हैं? फिर प्रिया बोली, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं यहाँ आई हूँ तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तभी उसकी भाभी मीरा वहां आई और बोली, प्रिया, ये समाज है और समाज के लोग तो ऐसे सवाल उठाएंगे ही, इसलिए अपना घर बसाने में ही समझदारी है। बस माँ, अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, मैं चाहे मरूं या जीऊं, लेकिन अब यहाँ तो नहीं रहूंगी। क्यों चली जाएगी? हम दोनों माँ बेटी यहाँ साथ में रहेंगे, जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे। पर माँ, आपके बेटा बहू मुझे जीने भी तो नहीं देते। बेटी, तुझे कोई एक बात कहे तो उसे 4 सुनाया कर, तुझे यहाँ दबकर रहने की जरूरत नहीं है। अरे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, दबकर रहना तो मेरे खून में ही नहीं है। अगर दबकर रहना होता तो अपने ससुराल में ना रह जाती। चलो माँ, अंदर चलकर टीवी देखते हैं, कहते हुए प्रिया वहां से उठकर चली गई और पीछे पीछे सविता जी भी। अम्मा जी वहीं आंगन में बैठी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने मीरा को इशारे से अपने पास बुलाया और बोली, बहू, ऐसे तो ये माँ बेटी किसी के काबू में नहीं आएंगी, लेकिन दादी मैं क्या करूं? माँ और प्रिया तो समझाने से भी नहीं समझते। बहू, पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वही लातों के भूत हैं, आगे तो खुद ही समझदार है। अपनी दादी सास का इशारा मीरा अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो बोली, आप ठीक कह रही हो दादी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते हुए मीरा रसोई घर में खाना बनाने चली गई। तभी उसे प्रिया के मोबाइल की बेल बजने की आवाज आई। मीरा ने बाहर जाकर देखा तो प्रिया फोन पर बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी? शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। आप लोगों में कुछ शर्म बाकी है या नहीं? कितनी बार मैंने कहा है कि मैं उस घर में
वापस नहीं आऊंगी। क्या आपको समझ नहीं आती? तो दूसरी ओर से जानकी जी की आवाज आई, प्रिया बेटी, आगे से इस घर में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रकाश भी तुमसे कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। सारे गिले शिकवे भूलकर वापस आ जाओ। फिर प्रिया के हाथ से फोन लेते हुए सविता जी बोली, बहन जी, अगर आप चाहती हैं कि मेरी बेटी वहां वापस आ जाए तो हमारी एक शर्त है। अगर प्रकाश मेरी बेटी के साथ अलग घर में रहे तो मैं अपनी बेटी को वापस भेजने को तैयार हूँ। आपसे और आपके छोटे बेटे से उसका कोई सरोकार नहीं होगा। ये क्या कह रही हैं बहन जी? मैं भला अपने बेटे से अलग कैसे रह सकती हूँ? तो ठीक है, फिर रिश्ता तोड़ देने में ही भलाई है। रखो अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाकर। कहते हुए सविता जी ने फोन पटक दिया। रसोई घर में खड़ी मीरा ये सारी बातें सुन रही थी। मन ही मन बोली, ये दोनों समझती हैं कि यही शेर है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि कोई सवा शेर भी हो सकता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद सविता जी और प्रिया शॉपिंग करने के लिए बाजार गए और करीब 2 घंटे के बाद जब वो घर वापस आए तो उस समय मीरा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी प्रिया गुस्से से उबलती हुई उसके पास आई और बोली, क्यों महारानी, अपना अपना खाना बनाकर खा भी लिया और हम लोगों का बनाया भी नहीं। बाकी सब लोगों के कपड़े भी धो दिए, पर मेरे कपड़े वही मैले पड़े हैं। हाँ, तो मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अब से अपना काम खुद कर लिया करो। मीरा ने आंखें तरेरते हुए कहा। उसके ये तेवर देखकर प्रिया हैरान रह गई और फिर बोली, लो, इसमें नौकर वाली कौन सी बात हो गई? घर का काम है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। प्रिया गुस्से से बोली तो मीरा ने कहा, क्यों, क्या तुम मुझे ये काम करने की तनख्वाह देती हो? तनख्वाह किस बात की? घर की बहू हो, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो क्या तुम किसी के घर की बहू नहीं हो? अपनी जिम्मेवारियों से भागकर तुम क्यों यहाँ आकर बैठ गई? अब से तुम अपना काम खुद करोगी, मुझ पर रौब जमाने की जरूरत नहीं है। अब अपनी जबान पर ताला लगाकर अपना काम करना शुरू कर दो। क्या हो रहा है ये सब? और मीरा बहू, तुम अपनी ननद से ये किस तरीके से बात कर रही हो? माँ जी, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे करनी चाहिए। अब प्रिया इस घर में रहेगी तो उसे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बेटी घर का काम करेगी और घर की बहू दिन रात आराम फरमाएगी? अरे नहीं माँ जी, मैं भी काम करूंगी, लेकिन सिर्फ अपना और अपने परिवार का, घर में आने वाले मेहमानों का नहीं। अपनी भाभी के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया का खून खोल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? ये घर तुमसे पहले मेरा है। जी नहीं, तुम्हारा घर वो है जिसे तुम छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। माँ, आपने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। 2-4 थप्पड़ लगाकर इसकी अकल ठिकाने क्यों नहीं लगा देती? प्रिया ने कहा। अच्छा, हाथ उठाना तो दूर, हाथ लगाकर भी देखो। अभी के अभी 100 नंबर पर फोन करती हूँ और शिकायत करूंगी कि मेरी सासू माँ और ननद दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट करते हैं। फिर पता चलेगा किसकी अकल ठिकाने आती है। उसी समय मोहनलाल जी और मुकेश भी घर पहुंच गए। लड़ाई सुनकर जैसे ही मोहनलाल जी कमरे के अंदर जाने लगे, तभी मुकेश ने उन्हें रोक दिया। बेटा, अंदर जाकर मामला सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो घर का नाश हो जाएगा। अरे पिताजी, घर का नाश तो पहले ही हो रखा है, अब सुधरने का समय है। आप बस यहीं खड़े रहकर देखते जाइए। फिर सविता जी बोली, क्या, हमने कब मांगा तुमसे दहेज? तुम हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाओगी? हाँ, तो क्यों नहीं, आखिर ये सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है। ये बात सुनते ही सविता जी अपनी बातों में मिश्री घोलते हुए बोली, अरे बहू, घर में यूं छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, उन्हें आपस में बैठकर सुलझा ले तो ही अच्छा है। अच्छा माँ जी, ये ज्ञान की बातें तब कहाँ गई थी जब प्रिया के ससुराल वाले उसे ले जाने के लिए यहाँ आए थे? मीरा का जवाब सुनकर सविता जी और प्रिया
स्तब्ध खड़ी रह गई। चलो अब दोनों जल्दी से घर के काम में लग जाओ, बहुत आराम कर लिया माँ बेटी ने, कहते हुए मीरा कमरे से बाहर चली गई और उसी समय मोहनलाल जी और मुकेश अंदर आ गए। चल बेटी प्रिया, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, सविता जी बोली तो प्रिया ने कहा, माँ अपना काम आप देखो, मैं तो अपने घर वापस जा रही हूँ। बाबूजी आप अपने दामाद को फोन लगा दीजिए कि वो आकर मुझे ले जाए। हाँ बेटी, ये तूने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं अभी प्रकाश को आने के लिए कहता हूँ, कहते हुए मोहनलाल जी ने प्रकाश को फोन लगाया। तो दूसरी ओर से जो बातें उन्हें सुनने को मिली, उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। फोन रखते हुए वो बोले, सविता एक बात तो बताओ, क्या कल जानकी जी का फोन आया था? हाँ फोन तो आया था, प्रिया को वापस आने के लिए कह रही थी। अच्छा तो तुमने क्या कहा? मोहनलाल जी ने गुस्से से पूछा तो सविता जी कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी मोहनलाल जी ने अपनी पत्नी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया और बोले, तुम माँ हो या दुश्मन जो अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती। हमारे घर से बेइज्जत होकर जाने के बावजूद उन्होंने फिर से फोन किया और उनके सामने तुमने एक नई शर्त रख दी कि पहले घर का बंटवारा करो, फिर हमारी बेटी वापस आएगी। उसी समय प्रिया बोली, अरे बाबूजी, अब मैं जा तो रही हूँ, फिर माँ का कसूर क्यों निकाल रहे हैं? तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ प्रिया के गाल पर पड़ा। ये देखते हुए अम्मा जी बोली, मोहन अगर ये थप्पड़ तूने पहले लगाए होते तो आज घर उजड़ने की नौबत ही नहीं आती। फिर गुस्से से उबलते मोहनलाल जी बोले, बदतमीज, अब प्रकाश तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अपने बेटे प्रकाश की चिंता में जानकी जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो आईसीयू में भर्ती हैं। ये सुनते ही प्रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर मोहनलाल जी बोले, अगर जानकी जी को कुछ हो गया तो उनकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी और उसके बाद प्रकाश तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। तो प्रिया रोते हुए बोली, बाबूजी, मैं अभी के अभी अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, चाहे मुझे उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े या पैर पड़ने पड़े, चाहे लाख माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े, पर मैं अपनी गृहस्थी उजड़ने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए प्रिया ने अपना बैग उठाया और घर की दहलीज लांघ कर चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।